हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिलो जान से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। एक विशेष टॉपिक में मिल रहा हूं। ये वो टॉपिक हो सकता है जो काफी विद्यार्थियों के ध्यान से परे होगा, लेकिन आने वाले कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो आपके सिलेक्शन का कारण भी हो सकता है। दूसरा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अति महत्वपूर्ण होगा। ऑथेंटिक डाटा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो 360 डिग्री की लेगेसी। टॉपिक दरअसल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से बिलोंग करता है। बेबी बोर्न टू द मदर विथ ए ट्यूबरकुलोसिस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल सोसाइटी में बहुत कॉमनली आपको ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है। और अपन टीबी के अंदर अभी तक इतना ही जान पाते हैं कि यार टीबी वाली फीमेल या फीमेल अगर प्रेगनेंसी सफर कर रही है तो इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देना चाहिए, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, फलाना फलाना। लेकिन अपन ने ये कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि अगर मां को ट्यूबरकुलोसिस है, सस्पेक्टेड बच्चा पैदा हो रहा है या बच्चे को टीबी हो रहा है, तो अपने का प्रोटोकॉल क्या होगा। तो आओ मिलकर बात करते हैं, आगामी 10 मिनट में आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। अगर अपन बात करते इस कंडीशन को लेकर के, मैं आपके सामने चलूं कि ऐसी कंडीशन में बच्चा आएगा तो आपको बच्चे दो प्रकार के मिल सकते हैं। अपन दोनों एक एल्गोरिदम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा। कि एक तो यह हो सकता है कि सस्पेक्टेड कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस या सस्पेक्टेड एविडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और एक नो सस्पेक्टेड। भाई दो ही परिस्थिति होगी कि या तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तीसरी चीज तो क्या ही होगी। तो यहां अपन बात करते हैं कि अगर नो एविडेंस ऑफ कंजेनाइटल टीबी, कंजेनाइटल टीबी है मतलब एट बर्थ की बात हो रही है। ये समय कब का है? एट बर्थ। कहने का मतलब एक परिस्थिति तो ये मिल सकती है कि ऐसी मां से पैदा होने वाले बच्चे में कंजेनाइटल मतलब जन्मजात ट्यूबरकुलोसिस के कोई आपको एविडेंस ना मिले। ठीक है सर, एविडेंस क्या होने चाहिए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर सबसे पहले अपन इसी को ले लें और मैं आपको थोड़ा सा एविडेंस के बारे में बता दूं कि क्या क्या कंजेनाइटल टीबी के आपको एविडेंस लग सकते हैं। एविडेंस का मतलब छोटी सी हमें जानकारी दे सकते हैं कि हो सकता है या नहीं है, कंफर्म करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिएगा कि बच्चे में जन्म के टाइम या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिले, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिले। अब देखो डिस्ट्रेस, ध्यान रखिएगा। बच्चे में पुअर फीडिंग मिले, बच्चा पुअर फीडिंग मिले, बच्चा वीकनेस देखने को मिले, बच्चा लेस रेस्पॉन्सिव हो, बच्चे का वेट भी डिक्रीज मिले। अगर ऐसी कंडीशन, इसके साथ में फीवर मिले, ऐसे लक्षण अगर आपको, देखो पहली बात तो ये क्लियर है कि मां को टीबी है तो हमारे कान खड़े हैं कि बच्चे में है कि नहीं है, बच्चा आए तो पता करें। और अगर मां को टीबी है और उससे आने वाले बच्चे में आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आपका ध्यान बच्चे के टीबी की तरफ जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आरडीएस भी हो सकता है, लेकिन मां को टीबी है तो तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि कहीं संतान में भी टीबी तो नहीं है। तो ये आपके कंजेनिटल एविडेंस है, कंफर्मेशन नहीं है। ये लक्षण आपको जैसे ही बच्चे में नहीं मिले तो आपने बोल दिया नो एविडेंस ऑफ कंजेनिटल टीबी, कि जन्मजात टीबी वाले लक्षण नहीं मिले, बल्कि हमें तो हष्ट पुष्ट, एनर्जेटिक, जोश जुनून पागलपन वाला अच्छा बच्चा मिल रहा है, बढ़िया फीडिंग कर रहा है, बढ़िया रो रहा है, बढ़िया रेस्पॉन्ड कर रहा है, हो सकता है। चलो ऐसी कंडीशन मिलती है तो आपने बोल दिया कि नो एविडेंस ऑफ टीबी। इसके अंदर आपको क्या कराना है, कुछ कॉमन इन्वेस्टिगेशन करने। और कॉमन इन्वेस्टिगेशन कौन से करोगे प्यारे दोस्तों? तो एक तो उसमें चेस्ट एक्सरे करवा लो जन्म के टाइम। तो चेस्ट एक्सरे में आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, व्हाइट पेच वगैरह अगर बच्चे को टीबी होगा तो जरूर मिलेगा। और दूसरा उसके अंदर एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई करवाओ, वो भी 2 टाइम्स। x/2 का मतलब 2 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं, 2 डिफरेंट टाइम में आप सैंपल लोगे। और सर बच्चे में एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए क्या किया जाता है? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन किया जाता है। यह ध्यान रख लेना, क्या करना है? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन। तो मेरी बात को ढंग से समझना। एक मां जो टीबी या सस्पेक्टेड टीबी से चल रही थी, उससे पैदा होने वाली संतान में जब आपने कोई लक्षण नहीं पाए तो आपने कुछ कॉमन इन्वेस्टिगेशन की तरफ गए, जिसमें चेस्ट एक्सरे
और एसिड फास्ट बेसिलाई 2 बार करके देखा और आपको लगा कि नो टीबी, उसमें आपको कोई टीबी की प्रतिक्रिया नहीं मिली तो आपने बोल दिया नो टीबी। ठीक है साहब। अब जब नो टीबी मिल गया तो क्या चिल मारना है? नहीं, नो टीबी मिलते ही प्यारे दोस्तों आपको यहां प्रोफाइलेक्सिस और क्या प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करनी है? स्टार्ट आइसोनियाजाइड INH। आपको क्या स्टार्ट करनी है? प्रोफाइलेक्सिस INH स्टार्ट करनी है, बोले तो आइसोनियाजाइड आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, ठीक है साहब। अब ये आइसोनियाजाइड आपने स्टार्ट कर दी है, कितने समय के लिए करनी है? 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते के लिए आपको आइसोनियाजाइड स्टार्ट करनी है। कितने हफ्ते के लिए? 4 से 6 हफ्ते के लिए। 4 से 6 हफ्ते पे आप उसमें फॉलोअप करवाओ और अगर फॉलोअप में टीबी आ जाए तो फिर पूरा ART का प्रोटोकॉल चला लेना जो नियोनेटल की गाइडलाइन निकल के आती है। और अगर 6 हफ्ते के बाद भी कुछ नहीं मिले तो दवाई बंद नहीं करनी है। अगर आपको यहां तो 2 ही रिजल्ट मिलेंगे, चलो मैं इस गाइडलाइन को इधर से इसको ही पूरा कर लेते हैं। यहां पे आपको 2 ही रिजल्ट मिलेंगे भाई, या तो रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव और या मिलेगा नेगेटिव। अगर यहां पर पॉजिटिव मिल जाए तो फॉलो कंप्लीट ATT न्यूनेटल गाइडलाइन। बच्चों वाली पूरी की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करना है और आपको इलाज करवाना। ठीक है सर। अगर नेगेटिव मिले तो क्या हम रिलैक्स हो जाए? नहीं, अगर नेगेटिव मिलता है तो आपको जो आइसोनियाजाइड है कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, आपको 6 महीने तक उसको आइसोनियाजाइड तो देनी देनी है, क्योंकि उसकी मां को टीबी था तो बच्चे में शुरुआती दौर में रिस्क ज्यादा है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब लगे हाथ में वहां पर एक चर्चा कर लूं कि सर आइसोनियाजाइड का डोज क्या होगा? तो INH का डोज होगा यहां पर 10 mg पर kg बॉडी वेट पर kg पर डे, लेकिन मैक्सिमम 300 दे सकते हो। कल को अगर कोई बच्चे का वजन भी ऊपर नीचे आ जाए तो आपको, क्योंकि थोड़े समय बाद बच्चे का वजन भी तो बढ़ेगा भाई, 8 बर्थ अपन 6 मंथ तक पढ़ रहे हैं, लेकिन 300 mg से ज्यादा नहीं देना, नॉट गिवन मोर देन 300 mg। तो नॉर्मली ये फॉलो करना है 10 mg पर kg पर डे वाला, लेकिन मैक्स कितना दे सकते हो? मैक्स 300 mg पर डे। यहां तक कोई समस्या? आसान भाषा में रिवीजन कराऊं, एक ऐसी मां जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उससे पैदा होने वाली संतान में जब आपने शुरुआत में देखा नो एविडेंस ऑफ द कंजेनाइटल टीबी, कोई लक्षण नहीं मिले जन्म के टाइम, तो आपने कुछ कॉमन जांच करवाई, चेस्ट एक्सरे और एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई 2 बार कराया गैस्ट्रिक कंटेंट का, आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपने प्रोफाइलेक्सिस आइसोनियाजाइड स्टार्ट कर दी 4 to 6 वीक के लिए। फॉलोअप करवाया, फॉलोअप पॉजिटिव आया तो पूरा ATT चलाओ। ठीक है, और अगर नहीं आया तो फिर आपको 6 महीने तक आइसोनियाजाइड को कंटिन्यू करना है 10 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार। दूसरे 2 सवाल आपके यहां बन जाएंगे कि सर अगर ऐसी परिस्थिति है तो एक तो BCG का क्या करना है? तो BCG गिवन, ऐसी परिस्थिति में आपको BCG लगाना है, वो का वो सेम टू सेम जो BCG का डोज है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि आपको बताइए कि 8 बर्थ आता है तो 0.05 ml इंट्राडर्मल रूट से लगता है लेफ्ट अपर आर्म पे, सेम चीज है। और अगर इसके बाद में पूछे, ये तो 8 बर्थ हो गया, और अगर 28 दिन के बाद देते हो तो आपका 0.1 ml देना है इंट्राडर्मल रूट से लेफ्ट अपर आर्म पे। ये कब देना है? मोर देन 28 डेज, 28 दिन के बाद देते हो तो BCG में कोई चेंजेज नहीं है अगर बच्चे में कंजेनाइटल सिम्टम नहीं है तो। अगली बात आती है कि सर ब्रेस्ट फीडिंग, कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं या नहीं करवाएं। बच्चे में तो लक्षण नहीं आए, मां को तो टीबी है। हाँ, तो अगर मां ATT में, ध्यान रखिएगा, इफ मदर ऑन ATT, मदर ATT में है एंड नो क्रैक एट निपल, ध्यान रखिएगा, मां अगर ATT में है यानी मां दवाई ले रही है, मां दवाई ले रही है, जो भी इलाज उसको रिकमेंडेड किया गया वो ले रही है और उसके निपल पे कोई क्रैक्स नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ।
तो यहां पर आपको क्या करो, फीडिंग एडवाइज्ड, तो फीडिंग करवानी है, बंद नहीं करनी है। तो आपका ये भी सवाल अच्छा मिल गया कि बीसीजी देना कि नहीं देना, तो देना। कितना देना, जो पहले देते थे सेम। ब्रेस्ट फीडिंग में एटीटी चल रही है तो ही देंगे, और एटीटी नहीं चल रही है तो नहीं देंगे। एटीटी नहीं चल रही है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे। निप्पल में अगर कोई क्रैक्स व्रैक्स है तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि दो स्थिति में करवानी है, तो इसके अलावा जो भी स्थिति वहां नहीं करवानी। ये तो उन बच्चों की बात हो गई जब टीबी वाले ही मां से पैदा होने वाले बच्चे में चीजें ना मिले। अब अगले नंबर पे अपन दूसरा अल्गोरिदम को साइड में पेज ना भरा इसलिए चला लिया। अब आपको दूसरी कंडीशन ये मिल सकती है कि कंजेनाइटल टीबी के सिम्टम है, यानी यहां पर लिख सकता हूं एविडेंस ऑफ कंजेनाइटल टीबी। अब क्या एविडेंस है ये मैंने आपको बता ही दिया। क्या एविडेंस है, वही पुअर फीडिंग है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, फीवर है, बच्चे में वीकनेस है, वजन में चेंजेज है। टीबी वाली मां से बच्चे में ये लक्षण मिले, लगते ही आपके कान खड़े हो गए कि ओ माय गॉड डूब गए, बच्चा तो लपेटे में आ गया। अब ये एविडेंस जैसे ही मिला, आपको इसमें कॉमन इन्वेस्टिगेशन कराना है। और कॉमन इन्वेस्टिगेशन में अपने को यहां क्या करना है, यहां पे भी आपको चेस्ट एक्सरे करवाना है। चेस्ट एक्सरे कराओगे तो व्हाइट पेच मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको एसिड फास्ट बेसिलाई करवाना है, दो टाइम करना है, 2 डिफरेंट सैंपल, डिफरेंट टाइम सैंपल, ठीक है। 2 अलग अलग समय आपने सैंपल ले लिया। इसके अलावा इसमें क्या करोगे, यूएसजी करोगे, जिसमें आपको हिपेटोस्प्लिनोमेगेली मिलेगा। हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, सर स्प्लिनोमेगेली क्यों मिला, हमारे शरीर के बड़े लिम्फेटिक ऑर्गन में नाम आता है स्प्लिन का, समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि ये जो एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए सैंपल, एक तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, एक इसमें लंबार एस्पिरेशन भी कर सकते हो। ये अच्छी चीज है, ध्यान देखिएगा कि लंबार एस्पायरेट, लंबार क्यों कर रहे हो कि कहीं इसको, अरे स्पाइन के टीबी का हिस्सा तो नहीं हो रहा है, बोले तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी जैसी कुछ कंडीशन, स्पाइनल एरिया का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है, तो लंबार एस्पायरेशन भी किया जाता है और गैस्ट्रिक एस्पायरेशन भी करेंगे। और जब ये करोगे तो एविडेंस मिला तो इनमें भी मिलेगा, जब ऊपर एविडेंस मिला तो यहां पे भी मिलेगा। और यहां पर जैसे ही आपको ये टीबी की चीजें मिलती है, यहां आप क्या बोलोगे, हाँ ट्यूबरकुलोसिस और कंजेनाइटल टीबी, क्या लिखोगे, कंजेनाइटल टीबी। यहां आपको कंजेनाइटल टीबी मिल गई। अब कंजेनाइटल टीबी मिलते ही क्या करो, स्टार्ट एटीटी। यहां आपको एटीटी स्टार्ट कर देनी है, और ये एटीटी के साथ इसका जो पूरा का पूरा इलाज चलेगा, कैटेगराइज करते रहेंगे, रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे 4 से 6 वीक में। इस कंडीशन में भी आप मुझे पूछोगे ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर मां एटीटी पे है तो बच्चे को कराओ, मां अगर एटीटी पे है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, अगर मां एटीटी पे नहीं है तो नहीं करानी। तो इसमें भी आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या होगा, बीएफ इफ मदर ऑन एटीटी, और वो सेम चीज है, नो क्रैक्स एट निप्पल, देन एडवाइस। तो आपको एडवाइस करनी है। अब बात बचती है बीसीजी की। अब बीसीजी में थोड़ा दो मामला है, अगर बेबी नॉट सीवियरली इल, अगर बच्चा सीवियर इलनेस नहीं है, हाँ टीबी आ गया है, टीबी पता चल गया, सीवियर इल नहीं है, तो बीसीजी गिवन, तो बीसीजी गिवन लगाओ, डोज वोज सेम है, डोज रूट साइड सेम है। लेकिन अगर बेबी सीवियरली इल, सीवियर इलनेस का मतलब बहुत काफी सीवियर रेस्पिरेटरी वगैरह के सिम्टम वगैरह आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन है तो बीसीजी को क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। तो क्या करना है, नॉट गिवन एट द टाइम, एट टाइम, गिव लेटर ऑन, उसके बाद जब ठीक हो जाए तो बाद में लगा देना। ध्यान रखिएगा, अगर सीवियर इलनेस है, बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर की स्थिति में है, तो आपको यहां बीसीजी नहीं देना।
तो कुल मिलाकर के इस छोटे से वीडियो सेशन के माध्यम से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये चीज, ये कंटेंट, ये क्वालिटी और टीम की और हमारी मेहनत पसंद आई तो एक वीडियो पे लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करना। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना जो हमें जोश जुनून पागलपन देगा और जल्द ऐसे ऐसे और शानदार वीडियो आपके सामने लाएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के तमाम उन विद्यार्थियों को रूबरू करवाओ आपने अपने 360 डिग्री परिवार से, जहां हर दिन कुछ नया होता है। वापस से सुबह 9:30 बजे डेली की तरह मिलना है पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ। और याद रखिएगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम पहले भी विजेता थे, तुम आज भी विजेता हो, तुम आगे भी विजेता रहोगे। यू आर द रियल चैंपियन ऑफ आवर लाइफ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।